सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। कल मैंने एक सेट आप सभी को भेजा था जिसमें लोक सेवा आयोग और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ आयोगों की स्थापना के विषय में आपने लिखा होगा। जो सेट भेजा जाए उसको जरूर नोट कर लीजिए, वो भी एक चैप्टर का हिस्सा होता है। उसमें कुछ विशेष बातें नहीं थी, इसीलिए अपने स्तर से उसको आप एक बार देख लेंगे कि पीएससी का गठन कैसे होता है और साथ ही आयोग इत्यादि कैसे कार्य करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में हैं जिसका नाम है स्थानीय लोकतंत्र। यहां से हमारी कक्षा की आज शुरुआत होगी। सभी अपने नोटबुक में हेडिंग बना लेंगे, स्थानीय लोकतंत्र। यह हमारे चर्चा का आज विषय रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। स्थानीय लोकतंत्र। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्थानीय लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्या लोकतंत्र का जो आरंभिक ढांचा था उसमें इसे ऐड करना आवश्यक था या नहीं था। इसका एक सीधा सा उत्तर है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि राष्ट्र की विशालता है, देश बहुत बड़ा है और इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बल पर सरकार का गठन संभव नहीं है। फिर बात यह भी उठती है कि यदि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष ही रहेगा तो क्या उसका वह अपेक्षित परिणाम जनता तक पहुंच पाएगा जिसकी कामना करके संविधान की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर है केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से यह संभव नहीं है। इसी को आलोक में रखते हुए, नजर में रखते हुए स्थानीय लोकतंत्र की बात कही गई और गांधी जी स्थानीय लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे। उनका कहना था कि जब तक लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होगी, प्रत्यक्ष जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र की जो आवाज है वह देश के अंतिम हाशिए पर बैठे लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी कड़ी में बहुत सारे परिवर्तन और सुधार हुए और उसके बाद लोकल बॉडी का गठन किया गया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का गठन किया गया। यदि आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे तो क्लास 6 से ही आपको पॉलिटी के बुक में इसका उल्लेख मिल जाएगा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। उसके बाद द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सिस्टम, इस सब को आप जरूर देख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। विकेंद्रीकरण की परिभाषा आप में से कोई चाहे तो दे सकता है, किसी को याद हो तो, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। वेरी गुड। जब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और यह हमें लोकल गवर्नमेंट में, स्थानीय लोकतंत्र में देखने को मिलता है। इस कड़ी में हम देखेंगे कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ के पास कौन कौन से विषय हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक राय मेहता कमेटी का क्यों इतना महत्व है, बलवंत राय ही क्यों लागू हुआ, अशोक मेहता क्यों नहीं सफल हो सका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की चर्चा इसमें उल्लेखनीय होगी। तो समेकित रूप से समस्त बिंदुओं को हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, लोकतंत्र की समृद्धि लोगों की भागीदारी में है। फर्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र की समृद्धि लोगों की भागीदारी में है। लोगों की भागीदारी में है एवं एवं लोगों की भागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम, लोगों की भागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम स्थानीय लोकतंत्र है। सबसे सशक्त माध्यम स्थानीय लोकतंत्र है।
इसके दो पार्ट्स हैं। ये कभी पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना है। इसका एक हिस्सा है पंचायती राज और दूसरा हिस्सा है नगर निगम। इसको ध्यान में रखना है। पंचायती राज और नगर निगम। पंचायती राज और नगर निगम। ठीक है, दो लेवल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक हिस्सा है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है। जिसके माध्यम से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आप लोगों की बारी है। इतिहास लगभग अभ्यर्थियों ने पढ़ा है। इसमें पूरी हिस्ट्री हमने बहुत गहराई से देखी, और जिस लेवल का इतिहास आपने पढ़ा है, आपको यूपीएससी के मेंस तक के लिए इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे प्रश्न आ जाता है। आप लोग बताइए कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में जो स्थानीय लोकतंत्र की झलक है वह किस काल में दिखाई पड़ती है? वेरी गुड। आपने चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में जरूर पढ़ा है। जो अभ्यर्थी भूल गए हों तो एक बार इतिहास की कॉपी उल्टा कर जरूर देखें तो उसमें है कि नहीं। आपने विशेषताएं लिखी थी, चोलों की और क्या क्या विशेषताएं लिखवाए थे? और क्या क्या विशेषता थी? नौसेना, स्थानीय स्वशासन, ये सब लिखवा चुके हैं। ठीक है, इसको जरूर जाके देखिए। यदि आप लोग पूर्णतः भूल गए हैं, जितने भी अभ्यर्थी पूरी तरह भूल गए हैं, यदि कोई ऐसे भी हैं इसमें, तो वो फिलहाल सफलता से कोसों दूर हैं। उनको अपने अंदर बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब क्या है, परीक्षा का मुख्य बिंदु है और कॉपी के अंदर में है। तो चोल काल में सबसे पहले हमने स्थानीय स्वशासन को पढ़ा था, और उसके बाद उसका जो आधुनिकतम रूप दिखता है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिशों को लागू करने के बाद दिखता है। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से पंचायती राज की जड़ें चोल काल से जुड़ी है। ऐतिहासिक दृष्टि से पंचायती राज की जड़ें चोल काल से जुड़ी है। चोल काल से जुड़ी है। ठीक है, आपसे यह पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि आधुनिक समय में इसके दर्शन कहां होते हैं, किसके काल में होते हैं? किस व्यक्ति को ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। वेरी गुड, इसको लिख दीजिए अगले बिंदु में। आधुनिक समय में आधुनिक समय में आधुनिक समय में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है, जिन्होंने इसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया था।
जिन्होंने इसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, जिन्होंने इसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब चर्चा की कड़ी में ही ज्योग्राफी के जनगणना से एक पॉइंट आपको बता देते हैं, याद भी हो सकता है कई लोगों को। भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लेकिन ध्यान रखना है कि जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी, और 81 के बाद हर एक 10 वर्ष पर जनगणना होने का ट्रेंड चला, जो आज तक चल रहा है, 2001, 2011, 2021, इस तरह से। इसको मौखिक रूप से भी याद रख लीजिए। भूगोल में जब हम आर्थिक सामाजिक भूगोल को पढ़ेंगे तो सामाजिक भूगोल की कड़ी में एक चैप्टर है जनगणना 2011 और 2021 होने वाला है। इसमें हम रिपन की चर्चा जरूर करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आजादी के बाद पंचायती राज को राज्य सूची से जोड़ दिया गया। आजादी के बाद पंचायती राज को राज्य सूची से जोड़ दिया गया। राज्य सूची से जोड़ दिया गया। तत्काल संज्ञान के लिए लिखवा दी है फिर से एक बार, वैसे सबने पढ़ा ही है। 3 सूचियां हैं। संघ सूची, इस पर केवल संघ कानून बना सकता है, केवल सेंट्रल के अधीन है। राज्य सूची, राज्य कानून बना सकता है। और एक है समवर्ती, दोनों मिला के चलाएंगे, लेकिन केंद्र की अधिमानता रहेगी इस पर, केंद्र का वेटेज ज्यादा रहेगा इस पर। एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यदि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो संसद राज्य सूची में संशोधन करके कानून बना सकता है? किस आर्टिकल में? जल्दी, क्विकली, एक बार थोड़ा सा माइक पास लेके दोबारा से बता दीजिए, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249 है, 249। इसको नहीं भूलना है, डबल ट्रिपल टिक करके लिखवा दिए थे उस समय, आपको याद होगा। इसको याद रखिए, तैयारी को मेंटेन रखिए, कुशाग्र रखिए। आजकल वैसे भी सिलेक्शन होना बड़ा डिफिकल्ट कार्य हो गया है, दुरूह कार्य है, क्योंकि जिस लेवल की परीक्षा हो रही है और जिस तरह से कैंडिडेट बैठते हैं, उसमें एक प्रश्न गलत करने का मतलब है सिलेक्शन की रेस से बाहर होना है। इसको ध्यान रखेंगे। 249 में है वो चीज, तो तीनों सूची को ध्यान में रखिएगा। अभी हमने लिखा कि आजादी के बाद क्या किया गया, पंचायती राज को राज्य सूची से जोड़ दिया गया, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रारंभिक रूप को, इसके प्रारंभिक रूप को नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 से जोड़ दिया गया। इसके प्रारंभिक रूप को नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 से जोड़ दिया गया, 40 से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब कोई बता दीजिए कि 40 में क्या है? ये तो सब बता सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन है। 40 किस प्रकार का तत्व है? तीनों में से गांधीवादी तत्व है। वेरी गुड, ठीक है। समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, वर्तमान में, नोट में लिख दीजिए इस पॉइंट को, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय बच गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय बच गए हैं, जो मूलतः 66 थे। 66 जो मूलतः 66 थे। जैसे, अब परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आता ही है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा संघ सूची का विषय है।
कौन सा समवर्ती का है? तो 5-6 लिख लीजिए, इसमें से मिल जाएगा। जैसे में लिखिए पंचायती राज, पंचायती राज। दूसरा लिखिए सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था। पुलिस, अंडरलाइन कर लीजिए पुलिस को, पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस। परिवहन, परिवहन। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। कृषि और पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि और पेयजल, पीने का पानी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज के बारे में, पुलिस के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है कि किस सूची में है। एनसीईआरटी में अभी क्लास 7 में एक चैप्टर है, कभी पढ़ के देखिएगा उसको, किताब को। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, भाग 2 में दूसरा चैप्टर है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य में राज्य सरकार की भूमिका। इसको भी यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि राज्य सरकार से स्वास्थ्य को जोड़कर दिखाया है। वो बताएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे प्राइमरी लेवल पर जो अस्पताल होता है उसको क्या कहते हैं? कोई नहीं बता पा रहा है, जबकि रोज देखते हैं आप कहीं ना कहीं। एक अभ्यर्थी का उत्तर है, कौन दे रहे हैं जवाब बताइए दोबारा। हाँ, वेरी गुड। प्राथमिक उपचार केंद्र, इसका शुद्ध नाम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी कहते हैं उसको। तब देखते हैं आप में से कि जहां तहां पीएससी होता है बना हुआ, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर क्या होता है? एक बीच में आता है रेफरल अस्पताल, उसके ऊपर आता है जिला अस्पताल। हर जिला में एक जिला अस्पताल होता है जहां पर सिविल सर्जन बैठते हैं, जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य स्तरीय अस्पताल होता है, जैसे पटना में होगा, बिहार में। उसके बाद देश में सबसे बड़ा कौन सा है? एम्स है, जो दिल्ली में है। तो यह सब कॉमन जानकारी है। यदि कोई किसी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हुआ है, चौतरफा उसका ध्यान है, तो इन बातों से जरूर अवगत होगा। ये एक विकसित पर्सनैलिटी की निशानियां होगी कि आप सब कुछ जानते हैं अपने इर्द गिर्द। आगे चलते हैं। अभी हमने चर्चा की कि पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66। अब राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। तो कौन से 5 विषय हटा दिए गए उसको लिख दीजिए। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के आलोक में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के आलोक में राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे जैसे पहला लिखिए एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा आप दोनों के बीच में है, केंद्र राज्य मिला के चलाएंगे। एजुकेशन। फॉरेस्ट, वन, फॉरेस्ट। वन्य जीव संरक्षण, तीसरा। वन्य जीव संरक्षण। चौथा नंबर माप तौल, माप तौल। और 5वां नंबर न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा कि ये 5 वहां से हटाकर
डिस्प्लेस करके और कहां पर स्टेबल कर दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिक्षा के बारे में चर्चा कहां कहां पर है? एक तो आर्टिकल 21 क में है, उसके बाद आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल कर्तव्य के 11वें नंबर के मूल कर्तव्य में है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, हाल वाला। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ था। अभी एनईपी 2020 चल रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 चल रही है अभी, जिसमें 5334 का मॉडल लाया गया है, कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा के आलोक में बना था। एनसीएफ 2023 चल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर कार्य हो रहा है अभी। भारत सरकार की योजनाओं में निपुण भारत और परख सरकार की 2 नई योजनाएं हैं, जिसको आगे बढ़ाया जाना है। तो इस सब से बिल्कुल अवगत रहिए। आगे चलते हैं, स्टार देकर लिखिए, संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची या केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। संघ सूची या केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र के पास है, ठीक है। अब आप लोगों की बारी है, कोई बताएंगे कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, अब कितने हैं? शुरू में कितने थे, अब कितने हैं? लिख दीजिए। देखिए, मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। मूलतः 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। वर्तमान में 100 हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये सभी विषय केंद्रीय महत्व एवं एक रूपता के लिए जरूरी हैं। ये सभी विषय केंद्रीय महत्व एवं एक रूपता के लिए जरूरी है। जरूरी है जैसे, अब कुछ ऐसे विषय हैं, केंद्र में किन विषय को रखा जाएगा? जो या तो नेशनल लेवल पर एक समान चलाना है, उसको केंद्र में रखेंगे, या फिर जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होंगे वो केंद्र में आएंगे। जैसे में लिखिए, रक्षा, डिफेंस, रक्षा, मुद्रा, मुद्रा। उसके बाद लिखिए, मुद्रा के बाद विदेश, विदेश मंत्रालय या विदेश मुद्दा। संचार, नेक्स्ट, संचार। नागरिकता, नागरिकता, रेलवे और डाक सेवा। और डाक सेवा, ये सब किसके अधीन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अधीन है। इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता, केवल केंद्र का एक अधिकार है। नेक्स्ट लिखिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको शुरू करते हैं। लिखिए, यह सूची केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान महत्व रखता है। यह सूची केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान महत्व रखता है। समान महत्व रखता है, लेकिन टकराव की स्थिति में, लेकिन टकराव की स्थिति में, टकराव की स्थिति में केंद्र के कानून प्रभावी होंगे।
ठीक है, केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, मूलतः इनकी संख्या 47 थी जो अब 52 है। मूलतः इसकी संख्या 47 थी जो अब 52 है, 52, 47 से 52 हो गया है, याद रखना है। जैसे, अब क्या है तो बहुत सारे, अब पूरे 52 को याद रखना भी संभव नहीं है, तो 5-7 को लिख दीजिए। जैसे में लिखिए मापतौल, मापतौल, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, प्रक्रिया, बिजली, बिजली, श्रम कल्याण, श्रम कल्याण, योजना, योजना, बजट, बजट, याद रखेंगे बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार किस एक्ट में मिला था, कौन बता सकता है? और बजट शब्द आया किस एक्ट में था? इसके पहले वाले में, 1861 में। इस दोनों को याद रखेंगे। बजट के बाद लिखिए शिक्षा, एजुकेशन और कारखाना, कारखाना, ये सब समवर्ती सूची में है, यानी राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस कड़ी में ग्रामीण विकास के लिए इस कड़ी में ग्रामीण विकास के लिए 1952 में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, की शुरुआत की गई एवं एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। 53 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई, परंतु परंतु जनता की उदासीनता के कारण यह दोनों योजनाएं विफल हो गई। जनता की उदासीनता के कारण यह दोनों योजनाएं विफल हो गई। यह दोनों योजनाएं विफल हो गई। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट अभी लिखवाए हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये पूछा जाता है बराबर। इसको आप टिक करके रख लेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, याद करने योग्य है। अब ऐसा होता है कि जब सरकारी प्रक्रिया में किसी योजना को बनाई जाए और वह योजना ग्राउंड लेवल पर जाने से पहले ही गिर जाए, लड़खड़ा कर गिर जाए, तो फिर सरकार को निश्चित तौर पर किसी नई कमेटी का गठन करना पड़ता है जो इसे साकार करके दिखाए। और जब भी कोई ऐसा चैलेंज आता है तो
अक्सर उस कमेटी की अध्यक्षता कोई नहीं करना चाहता। जैसे भी पे कमीशन बन रहा है, 8वां पे कमीशन, उसके अध्यक्ष का जो पद है उस पर स्वेच्छा से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि बड़ी चुनौती है। वो जो भी बनाएगा, इंप्लॉयज उसमें कमियां निकाल देंगे। और जो सरकारी कर्मचारी है वो जनता भी तो है। जब वो कार्यालय से घर चला आता है तो भारत का नागरिक भी तो है, उसके पास भी एक वोट देने का अधिकार है। फिर वो वोट के पावर से सरकार पर प्रेशर बना देगा कि हम आपकी इस नीति से संतुष्ट नहीं हुए। अब सरकार फिर से अध्यक्ष पर जबरदस्त दबाव बनाएगी कि आपने ये क्या बना दिया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई स्कीम फ्लॉप कर जाती है तो उसके बाद उसके आधार पर जो कोई नई योजना निर्मित होती है, उस कमेटी की अध्यक्षता वैसे कोई नहीं करना चाहता। फिर दो स्थितियां बनती है। एक तो बेहद कर्मठ कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से आ जाए, या फिर जिसको सरकार पनिशमेंट देना चाहे, किसी आईएएस को सजा देना चाहे, तो उसको ऐसी कमीशन का अध्यक्ष बना देते हैं कि बन जाओ, ये सजा है। अब वो बनता है तो फिर जब तक रिपोर्ट सबमिट करके ग्रीन सिग्नल नहीं प्राप्त कर लेगा, एनओसी नहीं ले लेगा, तब तक पद से मुक्त नहीं हो सकता है। तो यह सरकारी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद बनी बलवंत राय मेहता समिति, जो बेहद सफल रही। 1957 में उसका गठन हुआ और 1959 में 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के दिन उसको लागू किया गया, जिसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम उल्लेखनीय है। इसको लिखना चाहिए, लिख दीजिए। महत्वपूर्ण है कि कालक्रमेण महत्वपूर्ण है कि कालक्रमेण कालक्रमेण पंचायती राज को बेहतर स्वरूप देने के लिए पंचायती राज को बेहतर स्वरूप देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। 1957 में हुआ। एवं एवं इस समिति ने 1959 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस समिति ने 1959 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। पैराग्राफ बदल कर लिखिए। देखिए, इस रिपोर्ट के आलोक में इस रिपोर्ट के आलोक में शक्ति के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को इस रिपोर्ट के आलोक में शक्ति के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार गठन 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को एक जिला है नागौर, राजस्थान में। नागौर ब्रैकेट में राजस्थान एवं
11 अक्टूबर 1959 को एवं 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। शुरू किया गया। इसके 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं? तो हेडिंग में लिख दीजिए त्रिस्तरीय पंचायती राज। हेडिंग में त्रिस्तरीय पंचायती राज, और तीनों को लिख दीजिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद। ठीक है। आप देखते हैं व्यवहारिक तौर पर कि जो ग्राम पंचायत होता है, या तो कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनता है, या कई बार ऐसा होता है कि एक गांव अकेला ही एक पंचायत होता है। और पंचायत में आप देखेंगे मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड्स, पंचायत को वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और हर एक वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है। इस सब व्यवस्थाओं को आप रोज देखते हैं। जो पंचायत समिति होते हैं पंचायत के, वो सभी मिलकर ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख बीडीओ से ऊपर का अधिकार, बीडीओ से ऊपर होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। बीडीओ उसका कार्यपालक अधिकारी है जो उसके अधीन काम करेगा। जिला लेवल पर जिला परिषद की व्यवस्था है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसे ही हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुखिया का जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको जनता डायरेक्ट उस व्यक्ति को वोट करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर सकते। हम केवल अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में सांसद को डिसाइड कर सकते हैं। यदि विधानसभा का चुनाव है तो हम मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर सकते, अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को डिसाइड कर सकते हैं। हमारा विधायक अथवा सांसद यह तय करेगा कि सत्ता में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, वो तय करेगा। हम केवल विधायक और सांसद को तय कर सकते हैं, इसीलिए उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, इस सब में हम जिस व्यक्ति को वोट करेंगे वही हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा जीतने पर। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। गांधी जी ने यही बात कही थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होगा कि जनता जिसको वोट करेगी कम से कम उसे मिल सकती है, जाके 10 बात सुना सकती है। उस व्यक्ति को सीधा सीधा जनता पर आश्रित रहना है वोट के लिए। खराब काम करेगा तो हार भी सकता है। तो इसीलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा दी गई, स्थानीय लोकतंत्र को। इसको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है एवं लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या जवाब देंगे इसका? अपने अवलोकन के आधार पर कोई अभ्यर्थी बता सकेंगे तो बताइए। जो आपने देखा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज यह पूर्णतः सफल हुआ या ये विफल हो गया? सफल हुआ तो कैसे, विफल हुआ तो क्यों? इसका जवाब कौन देंगे? इसका जवाब है यह विफल रहा, पूर्ण सफल नहीं रहा। और आर्थिक अभाव में ऐसा हुआ, फंडिंग के अभाव में ऐसा हुआ।
आज भी पंचायत भवन गिरा हुआ है, आज भी सरपंच के पास क्या है, कोई कार्यालय नहीं है। तो स्थिति अभी भी गंभीर है। इसको लिख दीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज भी बेहतर रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका। त्रिस्तरीय पंचायती राज भी बेहतर रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका, बेहतर रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका, ब्रैकेट में वित्तीय समर्थन के अभाव में, बेहतर रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका, ब्रैकेट में लिखिए वित्तीय समर्थन के अभाव में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहां तक के प्रयासों से ऐसा लगता है कि तत्कालीन जो भी सरकार रही, अब बलवंत राय मेहता के समय में किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही ऑब्वियसली। 1977 के पहले तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा शासन में। 1977 में जब पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार आई, जो पहले गैर कांग्रेसी थे, जनता पार्टी से थे, तो वहां से थोड़ा बदलाव देखा जाता है। इसको समझ लेते हैं। अभी हमने बलवंत राय मेहता की बात की है। बलवंत राय कमेटी जो बनी 1957 में बनी और रिपोर्ट सबमिट किया 1959 में। कांग्रेस की सरकार है इस टाइम में। लेकिन इसके बाद एक और समिति बनी, अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। ठीक है, 1977 में। और ये जो समय है, इस समय मोरारजी देसाई की सरकार है। ये पहले गैर कांग्रेसी है, ध्यान रखिएगा। जब भी सरकार बदलती है तो सरकार के पास भी एक नया उत्साह होता है कि जो पिछली सरकार में परिवर्तन ना कर सके, वह परिवर्तन हम करके दिखाएंगे। और जनता को भी अपेक्षा होती है, यह सरकार हमारे लिए कुछ भिन्न करेगी। इन्होंने अशोक मेहता कमेटी बनवाया, जिसने दो स्तर के शासन की बात कही स्थानीय लोकतंत्र में। जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात कही, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद राजीव गांधी की जब सरकार आई तो ढेर सारे कमीशन का गठन हुआ और उसके बाद पंचायती राज को काफी बल मिला। और आज इस स्वरूप को हम देखते हैं, वह राजीव गांधी के सरकार की देन है। लिख दीजिए इस पॉइंट को। 1977 में 1977 में कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार आई। कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आई और देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम, प्रधानमंत्री, और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई बने। उनके द्वारा उनके द्वारा 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन करवाया गया। अशोक मेहता समिति का गठन करवाया गया, जिसने जिसने दो स्तरीय व्यवस्था की बात कही, जिसने दो स्तरीय व्यवस्था की बात कही। जिला स्तर पर जिला परिषद,
जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत। निचले स्तर पर मंडल पंचायत। जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, ठीक है। लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। ठीक है। अब आते हैं राजीव गांधी, इनकी सरकार आती है। एक समिति बनी इस टाइम में, जीवी के राव समिति। एक समिति बनी सिंधवी समिति। और एक समिति बनी थी इनके समय में थुंगन समिति। थुंगन समिति। काफी बड़े प्रयास हुए थे इस समय में, और माना ऐसा जाता है कि इसके बाद व्यवस्था को पटरी पर ला दिया गया। और इसमें एक और भी समिति का उल्लेख आता है, गॉडविल समिति। गॉडविल कहते हैं इसको। इन सबके प्रयास ने काफी रंग दिखाया और बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए इस समय में। लिख दीजिए पॉइंट बनाकर। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी के समय में, महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी के समय में महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी के समय में पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने के लिए, पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह से लिख दीजिए, जीवी के राव समिति 1985। जीवी के राव समिति 1985। 85। नीचे लिखिए सिंधवी समिति 1987। सिंधवी समिति 1987। और इसमें लिख दीजिए, पंचायती राज को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की। पहल की। तीसरा लिखिए थुंगन समिति 1988। थुंगन समिति 1988। इन्होंने भी यही किया, संवैधानिक दर्जा देने की पहल की। सेम लिख दीजिए। अगला लिखिए गाडविल समिति। गाडविल समिति, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की। इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की।
अब इतना प्रयास हुआ कि इसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ। पैराग्राफ बदल कर लिख दीजिए। इन प्रयासों के पृष्ठभूमि में इन प्रयासों के पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि में 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 73rd संविधान संशोधन पारित किया गया। पारित किया गया। पारित किया गया। अभी भी लागू है, सेम टू सेम। इसको याद रखना है। नोट में लिख दीजिए, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस मनाते हैं। देखिए, अन्य बातें अन्य बातें अन्य बातों में लिखिए, पंचायती राज में पंचायती राज में 11वें अनुसूची के माध्यम से 11वें पढ़ाए थे, 12 अनुसूचियां हैं। 11वें नंबर में पंचायती राज की शक्ति है, 12 में नगर पालिका की शक्ति है। याद होगा सबको। पंचायती राज में 11वीं अनुसूची के आलोक में अनुच्छेद 243 ए से लेकर ए से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया। ए से लेकर ओ तक जोड़ा गया। ठीक है, ओ तक जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज में कुल 29 कुल 29 कार्य सूची को जोड़ा गया। कुल 29 कार्य सूची को जोड़ा गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में है। जी में है। इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कितने हैं? 29 कार्य सूची। महत्वपूर्ण वालों को लिख लीजिए, कम से कम 24 तो लिख ही लीजिए। इसमें से 4-5 को छोड़ भी देंगे तो चलेगा। हेडिंग में लिखिए कार्य सूची। कार्य सूची। आप देखिएगा, बिहार में जब जब पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई लेटर जारी होता है तो 243 नंबर के आर्टिकल का 73वें संशोधन का वर्णन होता ही है उसमें, कि उसके आलोक में यह जारी किया जा रहा है। पहला लिखिए कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि, भूमि विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई, लघु सिंचाई, पशुपालन, चौथा नंबर।
पशुपालन, मत्स्य, मत्स्य, वन, वन माने फॉरेस्ट, लघु उद्योग, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, ईंधन, ईंधन, ग्रामीण विद्युत, ग्रामीण विद्युत, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, बाजार और मेले, बाजार और मेले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पारिवारिक समृद्धि, आंगनवाड़ी अथवा महिला बाल विकास, आंगनवाड़ी अथवा महिला बाल विकास, महिला बाल विकास, सामाजिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ब्रैकेट में कमजोर वर्ग की समृद्धि, कमजोर वर्ग की समृद्धि, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख, देखरेख, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रख लीजिए। ये सब किस में है? पंचायती राज की शक्तियों के अंदर में। लोकल बॉडीज के पास यह पावर है, स्थानीय सरकार के पास यह पावर है, इसका इंप्लीमेंटेशन करे और इसको सुचारू रूप से चलाए। देखिए बूस्टर फैक्ट्स आज के लिए, बूस्टर फैक्ट्स, बूस्टर फैक्ट्स। देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची में, संविधान की 6ठी अनुसूची में, अनुसूची में असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है, के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है, प्रशासन की चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है, कभी नहीं भूलना है। किसके समय में हुआ 73वां संशोधन? कौन बताएंगे? राजीव गांधी के समय में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 40 तीर का चिन्ह ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 तीर का चिन्ह ग्राम पंचायत। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में ऐसा कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को केंद्र से हटा के राज्य सूची में कर दिया गया था? लिख दीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से, अति महत्वपूर्ण है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से, 1919 के माध्यम से पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को केंद्र से हटाकर राज्य का विषय बना दिया गया। केंद्र से हटाकर राज्य का विषय बना दिया गया, बना दिया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा बलवंत राय मेहता समिति ने दी। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा बलवंत राय मेहता समिति ने दी। ठीक है, ये लिख भी चुके हैं। कब दी? 1957 में। कब लागू हुआ? 1959 में। ये सब देख लीजिएगा। देखिए, 1993 से पंचायतों और नगर पालिकाओं की संवैधानिक शुरुआत हुई। 1993 से 1993 से पंचायतों और नगर पालिकाओं की संवैधानिक रूप से शुरुआत हुई। नेक्स्ट, नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला पॉइंट, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है। संविधान के 11वें अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है। 29 विषयों का उल्लेख है। जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्राम पंचायत आप लोग समझे कि नहीं? ग्राम पंचायत क्या होता है? कितने लोग समझ गए? ग्राम पंचायत समझ गए तो हाथ खड़े करें। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य, ध्यान से सुनना है, सदस्य या अध्यक्ष यानी मुखिया बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? वेरी गुड, 21 साल चाहिए।
इसको जरूर लिख लेंगे। ग्राम पंचायत का सदस्य अथवा अध्यक्ष ब्रैकेट में मुखिया, ग्राम पंचायत का सदस्य अथवा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। न्यूनतम 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। जबकि मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जबकि मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन में, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन में, ग्राम सभा के सम्मेलन में अध्यक्षता अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के सदस्य के द्वारा की जाती है। अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के सदस्य के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य के द्वारा की जाती है, जबकि उसका चुनाव ग्राम सभा करती है। उसका चुनाव ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% है। हर चीज में, सेवा में, प्रतिनिधि के रूप में, एक साथ 50 लिख लीजिए, 50% है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आज मैं कुछ समय के बाद आपको 73rd जो 73वां संशोधन हुआ था उसको बिल्कुल याद रखना पड़ता है। उसके सारे पॉइंट्स भेज देता हूं, उस पॉइंट्स को अपने स्तर से आप लिख लेंगे। सामान्य अशुद्धियां यदि होंगी तो चूंकि मेरे हैंडराइटिंग में नहीं है तो उसको आप शुद्ध कर लेंगे। और इसके बाद एक चैप्टर बचेगा जो अगले क्लास में देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को यदि आप समझ जाते हैं और कुछ बूस्टर फैक्ट्स वगैरह आपको लिखवा दिए जाएं तो संविधान समाप्त माना जाएगा, यानी 1 से 2 क्लास और ठीक से। उसके बाद हम ज्योग्राफी और विज्ञान की शुरुआत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स शुरू कर देता हूं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगला सेट भी आ जाएगा, उसको लिख लेना है। वो मैं सिर्फ बता दूंगा कि क्योंकि 73rd संशोधन में जो बातें सरकार ने लागू की है उसका बड़ा हिस्सा तो आप पहले से भी जानते हैं और देखते भी हैं आसपास किस प्रकार की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा संज्ञान में धारण करने की जरूरत है, उसको लिख लीजिएगा। कक्षा को विराम दिया जाता है। कल की हम चर्चा करेंगे